हेलो दोस्तों, नमस्ते। कल हमने भारत की कुछ परियोजनाओं के बारे में पढ़ा था। आज हम मृदा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे और उनकी विविधता पढ़ेंगे, इनके कारक पढ़ेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहे। मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगी और उसमें से कुछ IMP है जो आपको नोट करवाऊंगी। तो आप मेरे साथ बने रहे। ये MP टेट वर्ग 3 पर्यावरण का पाठ है। तो चलो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। मृदा संसाधन हमारा टॉपिक है आज का। तो मृदा संसाधन प्राकृतिक संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कृषि निर्माण और पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभाता है। विविधता में जैसे भिन्न भिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां, फसलें और वनस्पति उगाने में सक्षम होती है। जैसे काली मृदा में कपास की खेती की जाती है, लाल मृदा में चावल मूंगफली की खेती उपयुक्त है। तो यहाँ से ऐसा पूछा जा सकता है कि काली मृदा में कौन सी खेती की जाती है, तो कपास की खेती की जाती है। लाल मृदा में कौन सी खेती की जाती है, तो चावल और मूंगफली की। हम मृदा का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, तो मृदा संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। ताकि मृदा का संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि इसका निरंतर उपयोग संभव हो सके। इसके लिए मृदा क्षति रोकने के लिए हम कटाव और अपक्षय को रोकना आवश्यक है। इसके उपयोगों में पौधों की जड़ प्रणाली को सुदृढ़ करना, अतिचारण पर रोक लगाना, कवर फसलें बोना, कंटूर पर कृषि और मृदा को पुनर्निर्मित करने वाली तकनीकों को अपनाना शामिल है। तो मृदा को रोकने के लिए हम पेड़ों की जड़ें प्रणाली को सुदृढ़ करना, अतिचारण पर रोक, कंटूर पर कृषि करें और मृदा को पुनर्निर्मित करने की तकनीकों को अपनाना शामिल है। इसके बाद उपयोग, तो मृदा खेती, निर्माण और कई गतिविधियों में किया जाता है। यह फसलों को उगाने के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है और जलवायु नियंत्रण में मदद करता है। इसमें पर्यावरण की भूमिका क्या है, तो मृदा पर्यावरण को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह जलचक्र प्रक्रिया में योगदान करती है, कार्बन को संग्रहित करती है और जीवों के लिए आवास प्रदान करती है। तो पर्यावरणीय भूमिका क्या है, मृदा पर्यावरण को संतुलित करने में भूमिका निभाती है, जलचक्र प्रक्रिया में योगदान देती है, कार्बन को संग्रहित करती है और जीवों के लिए आवास प्रदान करती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। मृदा क्षति, मृदा अपरदन, इसके प्रमुख कारण क्या है, तो प्राकृतिक कारण क्या है, जल वृष्टि, तेज बारिश या बर्फबारी के कारण मृदा का कटाव होना जिससे सतह की मृदा बह जाती है। इस प्रक्रिया को जल अपरदन कहते हैं। उदाहरण चंबल बेसिन मध्य प्रदेश में। इसके बाद वायु से कैसे मृदा अपरदन हो सकती है, तो मृदा के छोटे कणों को वायु उड़ा ले जाती है। वायु द्वारा मैदान या किसी क्षेत्र की मृदा को उड़ाकर ले जाने की प्रक्रिया वायु अपरदन कहा जाता है। उदाहरण टीले या डांग, धूल भरी आंधियां। मानवीय कारक क्या है, तो मृदा अपरदन के प्रमुख मानवीय कारक निम्नलिखित है। वनों की कटाई, अतिचारण, अनियंत्रित निर्माण कार्य, सिंचाई व जल प्रणाली की अव्यवस्था। इसके बचाव के लिए कार्य किए जा सकते हैं। तो इसके बचाव के लिए वृक्षों को लगाओ, अति चराई पर रोक लगाओ, सुव्यवस्थित कृषि करो। इसके आगे पढ़ते हैं भू संसाधन। तो भूमि संसाधन वे प्राकृतिक संसाधन जो पृथ्वी की सतह
पर पाए जाते हैं और विभिन्न उपयोगों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। भूमि के एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जिस पर जीवन को सभी प्रक्रिया संपन्न होती है। भारत, अब जो IMP है उसमें मैं लाइन बना दूंगी तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। भारत भौगोलिक रूप से उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर है के बीच स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश में के मध्य स्थित है। तो ये जो मैंने लाइन बनाई है इसको आप नोट कर लेना। मैं आपको फिर है ना इसको चित्र के माध्यम से समझाऊंगी। अभी आप हाल फिलहाल में इसको ऐसे ही समझ ले। मैं आपको एक पेज पे इसका मैप बना के बताऊंगी तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो ये पूछा जा सकता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के आधार पर रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है ना। तो विश्व का 7वें नंबर पे भारत है। सबसे बड़ा देश है रूस, उसके बाद है कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना। तो ये 7वें नंबर पे है अपना भारत। लगभग 30% भाग पर्वत और पहाड़ियों से, मतलब अपने भारत में 30% भाग ऐसा है जो पर्वत और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। 27% भाग पर पठार है तथा 43% भाग मैदानों से घिरा हुआ है जो कृषि के लिए उपयुक्त है। तो कृषि के लिए कितना भाग है, तो 43%। भारत को धरातल तथा भौतिक संरचना के स्वरूप अनुसार 5 भागों में बांटा। भारत को कितने भागों में बांटा है, तो भारत को 5 भागों में बांटा है। नंबर 1 पे हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और मरुस्थलीय क्षेत्रफल और तटीय मैदान व द्वीप समूह। तो ये भारत को बांटा गया है। हिमालय का पर्वत क्षेत्र, उत्तर का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थल क्षेत्र, तटीय मैदान व द्वीप समूह। इसके आगे पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधन। तो ऊर्जा संसाधन वे प्राकृतिक और मानव निर्मित रिसोर्स जो ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग किए जाते हैं। आर्थिक विकास और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए ऊर्जा संसाधनों के अधिकतम उपयोग की आवश्यकता है। इन संसाधनों के बिना आधुनिक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। भारत में यह विभिन्न रूपों में उपलब्ध है। तो ऊर्जा को कितने रूपों में बांटा गया है, तो ऊर्जा संसाधनों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। इसके अंतर्गत उन स्रोतों को शामिल किया जिनमें भविष्य में समाप्त होने की संभावना है, जिसमें मतलब भविष्य में समाप्त होने की संभावना है, उन्हें बोलेंगे अनवीनीकरण संसाधन। साथ ही यह पर्यावरण दृष्टिकोण से प्रतिकूल होते हैं। उदाहरण के लिए कौन आता है, कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, प्राकृतिक गैस अनवीनीकरण ऊर्जा संसाधन है। इसके बाद नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन किसे कहेंगे, तो इसके अंतर्गत शामिल ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग भविष्य में निरंतर रूप से किया जा सकता है जो पर्यावरण दृष्टिकोण से अनुकूल होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। वे संसाधन जो भविष्य में समाप्त होने की संभावना है उन्हें बोलेंगे अनवीनीकरण ऊर्जा संसाधन, और जो भविष्य में निरंतर रूप से चलने वाले हैं उन्हें बोलेंगे नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। परंपरागत ऊर्जा संसाधन। तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन किसके अंतर्गत, अनवीनीकरण के अंतर्गत आते हैं। तो उसमें अपन कोयले को पढ़ेंगे। कोयला हमारे देश का बहुयात में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन किसे कहेंगे, तो कोयले को
जो देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कोयले को कितने प्रकारों में बांटा है तो ये पढ़ेंगे हम। तो कोयले को 4 भागों में बांटा है, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, पिट कोयला। एंथ्रेसाइट में कार्बन कितना होता है तो 80 से 95% कार्बन होता है और ये जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। इसकी गुणवत्ता उच्च होती है। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि उच्च गुणवत्ता वाला कोयले का नाम बताइए तो एंथ्रेसाइट। उसके बाद उसके दूसरे नंबर पर आएगा बिटुमिनस। तो कार्बन इसमें होता है 50 से 80% और क्षेत्र है ओडिशा और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। इसकी गुणवत्ता उत्तम होती है। तीसरे नंबर पर पाया जाएगा कार्बन लिग्नाइट, जो इसमें कार्बन होता है 40 से 55% और ये तमिलनाडु, मेघालय में पाया जाता है और इसकी गुणवत्ता निम्न होती है। पिट कोयला कार्बन 30 से 40% होता है, गुणवत्ता अति निम्न। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि अति निम्न में कौन सा आएगा तो पिट कोयला कितना % पाया जाता है तो 30% से 40%। और इसके बाद उच्च कोयला कौन सा है तो एंथ्रेसाइट। इसमें कार्बन कितना होता है तो 80 से 95%। तो कोयले को कितने भागों में बांटा है तो एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट कोयला। भारत में कोयला क्षेत्र कहाँ है तो भारत में कोयला 2 भूगर्भीय कालों की शेलकर्मों में पाया जाता है। नंबर 1 गोंडवाना क्षेत्र। गोंडवाना क्षेत्र में 98% पाया जाता है। दूसरा तृतीय टर्शियरी कल्प क्षेत्र जिसमें 2% पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। दूसरा तृतीय टर्शियर कल्प क्षेत्र में 2% पाया जाता है। चित्र के माध्यम से देखते हैं कि भारत में कोयला क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो ये गोंडवाना, ये यहाँ पे गोंडवाना लैंड है जिसमें कोयला कितना 98% पाया जाता है। ये देख सकते हो आप। और दूसरा तृतीय क्षेत्र जिसमें कोयला सिर्फ 2% पाया जाता है, जो तमिलनाडु में है। नेवेली कुछ जगह का नाम है तो यहाँ पे पाया जाता है। ये इतना सा अपने 2% पाया जाता है कोयला तृतीय क्षेत्र में। गोंडवाना में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कितना पाया जाता है 98% पाया जाता है यहाँ पे। तो मन्ना इसमें नाम है अपने नामचिक, नामगुफ, मियामो बूम और कालाकोट जम्मू कश्मीर में, और मनारगुड़ी, वीरानम, जैम, मकोड़ा, चोरापुरम। तो ये इतने IMP नाम नहीं है। सिर्फ अपने को ये याद रखना है कि गोंडवाना में सबसे ज़्यादा और कोयला क्षेत्र सबसे कम। तृतीय क्षेत्र में जो 2% पाया जाता है, गोंडवाना में 98% पाया जाता है। इतना सा याद रखना। चाहो तो आप मैप बना के उसमें फिल कर लेना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तृतीय टर्शरी कल्प कोयला क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो ये अरुणाचल प्रदेश में और नामचिक, नाममुख, मियामो बूम में पाया जाता है। असम में माकुब क्षेत्र, मिकिर पहाड़ियों में। नागालैंड, बोर्जन, तिरुघाटी, झांसी, दिसाई, तिएनसांग। मेघालय में खासी व जयंती पहाड़ियाँ, मेवलांग, शिली, बालप्रक्रम, सिज्जू, दरार, गिरी, लेग्रिन। जम्मू और कश्मीर में कालाकोट में पाया जाता है। तमिलनाडु में नवेली, मनारगुड़ी, जय, मकोडा, चोलापुरम, विराम। जो अपने मैप में पढ़ा देखा अभी अपनों ने, नाम देख सकते हो आप। ये यहाँ पे तमिलनाडु में है तो यहाँ पे ये पाया जाता है तृतीय टर्शरी कल्प कोयला क्षेत्र। ये यहाँ पे कालाकोट, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे पाया जाता है। नामचिक, नामफुक, मियाबो बूम और मेघालय में। तो आप देख सकते हो मैप में। इसके बाद आगे पढ़ेंगे गोंडवाना कोयला क्षेत्र पढ़ेंगे। तो ये मध्य प्रदेश, सोहागपुर, सिंगरौली, मोहपानी, पेंच घाटी, कान्हा घाटी, उमरिया क्षेत्र, जोहिला घाटी, ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, वीरभूम, रानीगंज, बाढ़, जोरा, पुरुलिया, वर्धमान, बांकुड़ा। उसके बाद सिक्किम में रंगीत घाटी, तेलंगाना में गोदावरी घाटी, ओडिशा में ईब नदी घाटी, रामपुर, तालचेर, ब्रह्मणी नदी, असम में सिंगरीमारी,
बिहार में राजमहल, महाराष्ट्र में बोरवारा, वर्धा घाटी, कांपटी, यहाँ पे गोंडवाना क्षेत्र में ये कोयला पाया जाता है। छत्तीसगढ़ कोरबा, रामकोला, तातापानी, सोना, बिलासपुर, बिशमरामपुर। झारखंड में झरिया, रामगढ़, उत्तर व दक्षिणी कर्णपुरा, औरंगा, देवधर, राजमहल, पूर्वी व पश्चिमी बोकारो। कोयले के बारे में मैंने आपको मैप के माध्यम से और कुछ IMP नाम के बारे में पढ़ाया है ना, तो आप इसको नोट कर ले या चाहे तो मैप बनाइए उसमें फिल कर ले तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इसके बाद अपन पेट्रोल के बारे में पढ़ते हैं कि ये कहाँ पाया जाता है और इसे क्या कहा जाता है। तो पेट्रोलियम एक महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन है। पेट्रोलियम का आमतौर पर तरल सोना तथा काला सोना भी कहा जाता है। यह हाइड्रोजन व कार्बन का यौगिक है। पेट्रोलियम हाइड्रोजन व कार्बन का यौगिक है। इसमें 90 से 95% हाइड्रोकार्बन पाया जाता है और 5 से 10% अन्य तत्व होते हैं। यह सरंध्र व असरंध्र चट्टानों के मध्य भ्रंश पर उपस्थित है। पेट्रोलियम भारत में औषधि शेल संरचना में पाया जाता है। पेट्रोलियम एक मुख्य ईंधन संसाधन है। इसके मुख्य उत्पादन इस प्रकार है: मिट्टी का तेल, विमान ईंधन, डीजल, गैसोलीन, पैराफिन व मोम, खाद्य रंग, मृदुल शाही पेंट और ल्यूब्रिकेंट, एरोमेटिक आदि। तो भारत के कुछ पेट्रोलियम क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं जो प्राकृतिक है। ये बाड़मेर। तेल का उत्पादन कहाँ का होता है? तो तेल का उत्पादन ये जो दिख रहा आपको, ये यहाँ पे बदरपुर, यहाँ पे तेल का उत्पादन और प्राकृतिक गैस उत्पादन ये यहाँ पे हो रहा है। देख लो आप, अभी नाम पढ़ चुके हम। हगरीजन, मोरान, सुरमा घाटी तेल क्षेत्र, भाग्यम, ऐश्वर्या व पंचमपात तेल क्षेत्र जो बाड़मेर में, कच्छ क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे गैस का हो, प्राकृतिक गैस उत्पादन ये यहाँ पे। और ये पिंक, गहरा पिंक जो देख रहा ना आपको, यहाँ पे तेल का उत्पादन होता है। ये कृष्णा, गोदावरी, केजी बेसिन, कावेरी बेसिन ये यहाँ पे। भारत के तेल क्षेत्र ये मुख्य तो पश्चिमी अब तट पे बॉम्बे हाई बेसिन और पूर्वी तट पे कृष्णा, गोदावरी, महानदी, कावेरी नदी तट पर ब्रह्मपुत्र घाटी, डिगबोई, नाहरकटिया, गुजरात तट, अकलेश्वर, केम्बे, कलोल। भारत की प्रमुख तेल परिशोधनशालाएं तो डिगबोई असम 1901 में और बोगई गांव असम 1979 में, नुमालीगढ़ असम में 2000, गुवाहाटी असम 1962, हल्दिया पश्चिम बंगाल, बरौनी बिहार और मथुरा उत्तर प्रदेश 1982, कोयली गुजरात 1965, पानीपत हरियाणा 1998, मनाली तमिलनाडु 1969, नागापट्टनम तमिलनाडु 1963, मैंगलोर कर्नाटक 1995, तातीपाका आंध्र प्रदेश 2001, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश 1957, मुंबई महाराष्ट्र 1955, मुंबई महाराष्ट्र 1954, कोची केरल 1966, पारादीप ओडिशा 2016। तो ये देख सकते हो आप, है ना। इसमें से ये डिगबोई वाला पूछा जा सकता है, गुवाहाटी वाला, हल्दिया और पानीपत हरियाणा, मैंगलोर कर्नाटक, तातीपाका ये आया हुआ है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, कोची केरल, ये इनमें से आए हुए प्रश्न हैं। इसलिए मैं आपको उनको मतलब पढ़ना तो आपको ये सारे हैं, लेकिन इसमें से कुछ आए हैं पहले एग्जाम में, तो इसलिए मैंने आपको निशान लगवाए हैं। आप उनको जरूर अच्छे से पढ़ लेना, है ना। इसके बाद हम आगे का टॉपिक प्राकृतिक गैस के बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज हम यहीं तक देखेंगे। तो आपको मेरी क्लास कैसी लगी प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। धन्यवाद दोस्तों, आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहे और आपका साथ ही से ही मैं पढ़ा पाऊँगी। धन्यवाद।